स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर। और इस चैप्टर की अगर बात करें तो ये स्टार्ट हो रहा हमारे पास यहाँ पे मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस से लेके और हमारे पास कहाँ तक हो रहा है डीबे-हक्कल थ्योरी तक। तो ये पैराग्राफ नंबर 1 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जिसको हम डील कर रहे हैं। इसमें मेजर टॉपिक्स क्या है हमारे पास, तो सबसे पहले है मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमारे पास, उसके बाद है यहाँ पे कॉरश लॉ, देन वी हैव अ डीएचओ इक्वेशन एंड आफ्टर डीएचओ इक्वेशन वी हैव ट्रांसपोर्ट नंबर, इसके ऊपर बहुत ध्यान दिया जाए। उसके बाद एप्लीकेशंस हैं कंडक्टिविटी मीटर के, उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट है सोलबल सॉल्ट्स का, और लास्टली फाइनली यहाँ पे हम करेंगे डिस्कस डीबे-हक्कल थ्योरी। सो लेट अस प्रोसीड। अब इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज बेसिकली मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो बेटा ये है क्या, अगर मैं बात करूं मोलर कंडक्टिविटी की, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या है, तो ये कंडक्टिंग पावर सभी आयंस की होती है जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से बनते हैं, एक मोल कैटाइन बनते हैं, एक मोल एनाइन बनते हैं। अगर मैथमेटिकली इसकी बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, तो बेटा ये होती है हमारे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको हम यहाँ से प्रेजेंट करेंगे के से, मल्टीप्लाई बाई हमारे पास होगा यहाँ पे 1000, और अगर मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास है तो डिवाइड करेंगे किससे, मोलैरिटी से। एम स्टैंड फॉर है मोलैरिटी। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट हमारे पास है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल -1, ये इसका यूनिट है। तो दिस इज द वन केस। तो याद रखना जब भी हम बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की, मोलर कंडक्टिविटी की, तो हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड बाय वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और वही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो टूटेगा तो 1 मोल कैटाइन देगा, 1 मोल एनाइन देगा, और इसका यूनिट जो है हमारे पास है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स। वहीं पे बात करें मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये रिप्रेजेंट होगा हमारे पास k इंटू 1000 अपॉन m। तो जहाँ तक इसको रिप्रेजेंट करते हैं इसका सिंबल क्या है, तो सिंबल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंबल इज हियर, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा m। सो डन। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जहाँ पे बात की थी मैंने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की, वहाँ पे लगाएंगे अभी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जब कंडक्टिंग पावर इन टर्म्स ऑफ हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तब हम बोलेंगे इसको, देन वी कॉल्ड इट एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब सीधी सी बात है, वहाँ पे मोलैरिटी लिया था, यहाँ पे लेंगे नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसको प्रेजेंट करेंगे हमारे पास लेमडा ई क्यू से मोलर कंडक्टेंस यहाँ पे निकालेंगे, पीछे निकाली मोलर कंडक्टेंस, अब यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालेंगे तो लेमडा ई क्यू क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी आप स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करोगे 1000 से अपॉन हमारे पास यहाँ पे यूज़ करोगे नॉर्मेलिटी। सो एन स्टैंड फॉर ए नॉर्मेलिटी। यूनिट क्या आएगा, तो यूनिट आएगा हमारे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो बोथ हैव अ रिलेशन, उसकी बात करते हैं अब। तो जहाँ तक रिलेशन की बात है, देखो मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को रिलेट करना चाहते हो तो सिंपल सी याद रखना कि मोलर कंडक्टेंस आपका क्या होगा, तो मोलर कंडक्टेंस दैट इज लैम्डा m दैट इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई हमारे पास होगा आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब n हमारे पास यहाँ पे फैक्टर है, वैलेंसी फैक्टर है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, आगे की बात करें तब बता देंगे। तो ये वही दो टॉपिक हमारे पास जो सबसे पहले टॉपिक थे इनकी बात ही मैंने की। तो बेटा यहाँ तक आपको यूनिट और इसका फॉर्मूला याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले हमारे पास जो बेस बना रहे हैं, यहाँ पे आपको पता चले स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस की बात करें, रेजिस्टेंस की बात करें, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करें, सेल कांस्टेंट की बात करें, दैट्स ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिनकी हमने बात यहाँ पे करनी है। तो वेरी फर्स्ट सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो भाई यहाँ पे मैं अगर बात करूँ रेजिस्टेंस, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास आर से, आर फॉर रेजिस्टेंस, और इसका जो यूनिट होता है SI वो होता है हमारे पास ओम। ठीक है, तो अब बात करते हैं है क्या। देखो रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई ये रेजिस्टेंस इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और वहीं पे क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हमारे पास बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब अगर बात करें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हमारे पास है। इसी को प्रोसीड करते हैं, दिस इज द रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो वी गेट अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं हमारे पास।
इसको रो पढ़ते हैं, रो होगा और यहाँ पे एल बाई हमारे पास क्या होगा बेटा, एल बाई ए होगा। ये बन गया, ठीक है। और रो यहाँ पे दिस इज सेड टू बी रो, ये हमारे पास आपको इसको रीड करते हैं रो से, और रो हमारे पास क्या बताता है, ये बताता हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है, या इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अब हमारी बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से डिनोट किया जाता है रो से, और रो का यूनिट क्या होगा यहाँ पे, देखो पहले यहाँ पे निकालते हैं। तो अगर यहाँ से मैं इक्वेशन 1 से अगर मैं यहाँ से रो निकालूँ तो रो क्या होगा, देखो इक्वेशन 1 को देखो, रो इज इक्वल टू यहाँ पे होगा आर मल्टीप्लाई बाई ए अपॉन एल। आर हमारे पास आपका रेजिस्टेंस हो गया, ए एरिया हो गया, एल हो गया लेंथ, ठीक है। जहाँ तक बात करें यहाँ पे यूनिट की, तो आर का यूनिट होगा ओम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या होगा भाई, यहाँ पे मान लो लेंथ को मैंने मीटर में लिया, मीटर मीटर गेट कैंसल, तो ओम का इसका यूनिट होगा भाई ओम मीटर होगा इसका यूनिट, तो ये भी याद रखना। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एक कंडीशन ले लूँ हमारे पास कि भाई एरिया आपका कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है, और साथ में हमारे पास जो लेंथ है वो हमारे पास 1 मीटर है, तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये भी याद रखना स्पेसिफिक कंडीशन हमारे पास, इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। बात करते हैं कंडक्टेंस की, कंडक्टेंस को यहाँ पे डिनोट किया जाता है कैपिटल जी से, ठीक है, और कैपिटल जी का यूनिट क्या होगा, ये है भी, पहले बात करते हैं जी क्या है, तो जी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मतलब 1/r, और ओम क्या होगा यहाँ पे, तो यूनिट भी इसका रेसिप्रोकल होगा, ओम का रेसिप्रोकल होगा ओम इनवर्स। इसी को पढ़ते हैं हमारे पास मो भी पढ़ते हैं, MHO मो भी पढ़ते हैं, ठीक है, और ये भी आपको याद रखना है। तो 1/r आया। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन 1 को पुट करूँ, r की जगह पे लगाऊँ, तो क्या बनेगा हमारे पास बेटा, तो ये बनेगा आपका देन इट बिकम ये क्या बनेगा हमारे पास, तो दिस विल बी व्हाट वी कैन से, ये बनेगा इसका उल्टा हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक तो आएगा 1/रो आएगा यहाँ पे, और एरिया ऊपर जाएगा और लेंथ कहाँ आएगी, नीचे आएगी। दैट मीन्स हमारे पास ये होगा बेटा एरिया अपॉन रो इंटू एल। अगर मैं यहीं से यूनिट निकालूं और ये बताऊं कि ओम कैसे आए, तो देखो बेटा यहाँ पे बात करते हैं, एरिया को निकालते हैं मीटर में, मीटर स्क्वायर हो गया यहाँ पे। अच्छा भी जो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसके यूनिट होता है यहाँ पे क्या, ओम मीटर होता है, लेंथ का यूनिट होता है बेटा यहाँ पे, लेंथ यूनिट हमारे पास होता है मीटर होता है। तो यू कैन एश्योरली दैट कि यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर कट गया, मीटर मीटर कट गया, बचा क्या यहाँ पे बेटा 1/ओम बचा हमारे पास, वही 1/ओम का मतलब होता है ओम इनवर्स। ये था आपका कंडक्टेंस। अब बात करते हैं यहाँ पे कंडक्टेंस के बाद होती है क्या बेटा, तो ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको नोट करते हैं के से, के को हम यहाँ पे रीड करते हैं कापा, और ये याद रखना यहाँ पे इसको रीड करते हैं रो, और इसका कापा इज बेसिकली व्हाट, तो कापा के इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज 1/रो। तो 1/रो यहाँ पे बनता है, तो मतलब हमारे पास ये 1/रो आता है। उसके बाद अब रो को यहाँ पे इक्वेशन हम 2 की बात करें, यहाँ से इसको कन्वर्ट करते हैं, तो बताओ बेटा क्या आएगा यहाँ पे, तो ये आएगा 1/रो, दैट मीन्स आपका L अपॉन आर इंटू ए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से यूनिट निकालूँ तो यूनिट यहीं से निकालते हैं। देखो भाई हमारे पास लेंथ का यूनिट है यहाँ पे सपोज मीटर, हमारे पास रेजिस्टेंस का होगा हमारे पास ओम, एरिया होगा हमारे पास मीटर स्क्वायर। जब ये पूरा कट होगा क्या बनेगा, ये बनेगा आपका ओम इनवर्स मीटर -1, और वही यूनिट जो किसका रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस का। तो यहाँ तक निकल जाता है हमारे पास, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास। उसके बाद इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 1/r क्या होता है, 1/r होता है हमारे पास आपका दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, ये होगा भाई आपका L/A, मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा यहाँ पे L/A। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाई हमारे पास किस तरह से रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल कांस्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेल कांस्टेंट हमारे पास क्या है और सेल कांस्टेंट क्या होता है। अच्छा एक बात और यहाँ पे बता दूं, देखो सेल कांस्टेंट डिस्कस करने का मतलब है यहाँ पे आपका G स्टार, और G स्टार हमारे पास यहाँ पे दिया गया सेल कांस्टेंट। अब इसकी मैं अगर बात करूँ तो G स्टार सेल जो कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू लेंथ अपॉन एरिया,
तो लेंथ कितना बेटा, यहाँ पे लेंथ निकालेंगे हमारे पास सपोज मीटर में, एरिया निकालेंगे मीटर स्क्वायर में, ये बनेगा बेटा मीटर -1। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट होगा मीटर -1। हाँ, अगर छोटा है तो क्या हो सकता है, मतलब सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर -1 ऑफ कोर्स ले सकते हैं। तो ये बना L/A। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊँ, अगर मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी, ये हमारे पास इक्वेशन 3 थी, ठीक है, और बेटा ये हमारे पास इक्वेशन 4 के पास आ रही। बट यहाँ पे एक चीज़ और कर सकता हूँ मैं, बताओ बेटा, अब मैंने यहाँ पे बताया कि भाई जी स्टार सेल कांस्टेंट L/A है, तो यहाँ पे L/A लगाऊँ तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा जी, पहले था L/A की जगह पर लगाया जी स्टार, तो ये भी बन सकता है। दैट मीन्स कि आपका अगर मैं जी स्टार यहाँ से निकाल रहा हूँ तो ये क्या होगा बेटा, यहाँ से तो जी स्टार ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, के अपॉन जी भी हो सकता है, या फिर के इंटू आर भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज दैट यू नीड टू रिमेंबर। और याद रखना यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो पीछे लगाया था हमने मोलर के लिए, वो यहाँ से ही पुट किया था, के की वैल्यू पुट की थी। अब बात करते हैं हमारे पास आगे की बात करते हैं, आगे की बात करें तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट बोलूँ, देखो जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये डिक्रीज करता है विद डाइल्यूशन, पहला पॉइंट। बट अगर बात करें यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस की या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की या कंडक्टिविटी की, तो ये क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं विद द बेटा क्या, डाइल्यूशन। अब इसका रीज़न क्या है, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस में एक यूनिट वॉल्यूम ही की बात की जाती है, और एक यूनिट वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं जैसे हम डाइल्यूशन करते हैं। बट मोलर कंडक्टेंस में जितने आप डाइल्यूशन करोगे उतने मोल्स बढ़ते हैं, और उतने इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्राइट बढ़ता है, उतना उनके आइंस बढ़ते हैं, तो इसलिए उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज करती है। ये एक स्पेशल नोट याद रखना कि भाई हमारे पास यहाँ पे क्या हो रही है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट रखना। अब आते हैं आगे की तरफ, आते हैं बेटा। तो अभी तक हमारे बेसिक टॉपिक को, अब देखो जो हमने फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं उन्हीं की बात करें। देखो अभी तक हमने यहाँ पे फॉर्मूले पढ़े हैं, उसका न्यूमेरिकल यूज़ करेंगे। अभी तक जो हमारा बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो जो फॉर्मूले हमने पढ़े उनकी बात करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कहते 0.020 मोलर KCl हैज़ के दिया हुआ है। तो बेटा के क्या, यहाँ पे के हमारे पास है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ये दिया हुआ है। तो हम पहले लिख देते हैं कि हमारे पास क्या दिया है। तो एक दिया के की वैल्यू दी है हमारे पास 0.2768 साइमन मीटर -1, ये दिया के। और आर भी दिया बेटा, तो आर दिया हमारे पास, आर इज इक्वल टू 82.40 ओम दिया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसके लिए दिया डेटा, ये दिया है KCl के लिए एक डेटा। दूसरा बात करें यहाँ पे K2SO4 की बात करें तो बेटा उसमें क्या दिया, देखो यहाँ पे दिया है 0.025 मोलर। अच्छा यहाँ पे ये भी याद रखना, ये है कितना, 0.020 मोलर दिया हुआ है। तो बात करें हमारे पास अब व्हाट वी कैन से, तो 0.02 मोलर दिया है K2SO4, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ हमारे पास बेटा यहाँ पे 326 ओम। आपको बोला गया कैलकुलेट करना जी, एक जी। देखो जी की बात करें, जी सेल कांस्टेंट है दोनों के लिए, चाहे वो 0.02 मोलर KCl हो या फिर चाहे 0.025 मोलर हमारे पास K2SO4 हो। अगर सेल कंडक्टिविटी एक ही है तो उसकी लेंथ और एरिया सेम होगा, तो इसलिए जी स्टार दोनों में आप निकालो तो दोनों सेल के सेम होगा। बट जहाँ पे डेटा दिया है उसी से निकालेंगे हम। तो देखो बेटे पहले ही बात करते हैं, यहाँ पे जी स्टार निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो व्हाट इज जी स्टार, देखो जी स्टार हमारे पास क्या है। तो बेटा मैंने कहा था आपको कि L/A है, वो भी यहाँ पे नहीं है। मैंने आपको ये भी कहा था इट इज़ बेसिकली जी स्टार इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा, तो ये आएगा आपका जी स्टार के अपॉन जी। तो क्या के दिया है, ऑफ कोर्स, ठीक है, बट जी नहीं दिया। और इसी को लिखेंगे तो इट इज आल्सो के इंटू आर। अब के इंटू आर से निकल सकता नाम से। तो बेटा के कितना यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ KCl सेल की, तो के हमारे पास है 0.2768, ठीक है, साइमन मीटर -1। और जहाँ तक बात करते हैं हमारे पास आर की, तो आर कितना बेटा 82.40 ओम। तो ये क्या करेंगे, इसको हम दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो
तो बेटा हमारे पास है आपका 0.2768, देन मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास 82.40, और ये आ रहा हमारे पास आपका 22.8 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो 22.8। अच्छा, अब यूनिट क्या होगा यहाँ पे, देखो अभी यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका साइमन ये, और यहाँ पे आपका ओम कैंसिल, जो दोनों वर्ड्स कर रहे हैं। बचा हमारे पास यहाँ से क्या बेटा, बचा हमारे पास मीटर -1, तो पहला आंसर आपका आता है ये भाई 22.8। अब मैं दूसरे पार्ट की बात करूँ, यहाँ पे सेकंड पार्ट की बात करूँ, हमारे पास सेकंड पार्ट में हमें इसको कैसे प्रोसीड करना है उसकी बात करेंगे। तो बेटा बात करते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा के, पूछा है किसका, पूछा बेटा के। यहाँ पे तो बात कर रहा है के निकालो आप किसका। सो यू हैव टू फाइंड के स्पेसिफिक का कंडक्टेंस ऑफ K2SO4, ये निकालनी हमारे पास सेकंड एग्जाम में। अब कंडक्टेंस की बात करें, हम भी पीछे की फॉर्मूला की थी, कंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा। सो अगर मैं यहाँ से इधर से ही देखूँ तो के कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हमारे पास G*/R, या फिर तो इसी को प्रोसीड करते हैं, कैसे निकालते हैं यहाँ से। तो बताओ बेटा क्या होगा यहाँ पे। अब G* दिया है तो G* हमने ऊपर निकाला, वही होगा 22.8 मीटर -1 अपॉन हमारे पास R। अब बेटा R निकालेंगे K2SO4 के, तो R जो K2SO4 का दिया वो कितना दिया, वो दिया 326 ओम, 326 ओम। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो दिस बिकम्स इक्वल टू 0.07 ओम। ऊपर गया तो ओम बनेगा -1, मीटर और ऊपर था मीटर -1 ये बनेगा। या इसको लिख सकते हैं, हमारे पास लिख सकते हैं यहाँ पे R, वी कैन से साइमन मीटर -1। तो ये बता बेटा के किसका, K2SO4 सेल का। अब यहाँ पे बात होगी हमारे पास नेक्स्ट निकालने की, मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो थर्ड पार्ट निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालते हैं, उसके बाद आते हैं मोलर पे आते हैं, तो इक्विवेलेंट की बात करते हैं। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू नो दैट लैम्डा EQ इज इक्वल टू के, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, अपॉन नॉर्मल। किसका निकालना है, K2SO4 का निकालना है। किसका निकालना है, K2SO4 का निकालना है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू लगाएं, के की वैल्यू क्या भी यहाँ पे, तो के की वैल्यू हमने निकाली क्वेश्चन में 0.07 आ गई, ठीक है। उसके बाद ये हो गई वैल्यू। अब ये किस में, ये बेटा हमारे पास साइमन मीटर -1 में, बट हमें अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में 1000 फॉर्म लगाना तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें सेंटीमीटर में। तो बेटा सेंटीमीटर कितनी बनेगी यहाँ पे, ये बनेगी आपकी, जब मीटर को कन्वर्ट करो सेंटीमीटर तो ये बनेगी आपकी व्हाट इट विल बी। तो ये बना भाई मीटर इनवर्स का फॉर्मूला है।
तो ये बनेगी आपकी 0.123 और 7, 2 0 बढ़ेंगे और ये रहेगा आपका भाई साइमन सेंटीमीटर -1। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हमारे पास है, क्योंकि हमें पता है कि बेटा यहाँ पे जो बात होती है वो रहती क्या हमारे पास सेंटीमीटर कन्वर्ट करने की। तो ये हमें क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट बनता है वो बनता है हमारे पास क्या, यहाँ पे बनता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और बनता है ग्राम इक्विवेलेंट। उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मेलिटी की। देखो यहाँ पे दो चीज़ें याद रखना, एक तो हमारे पास यहाँ पे ये रहेगा आपका के, और एक नॉर्मेलिटी की बात करें। अब नॉर्मेलिटी की बात करें तो बेटा हमारे पास यहाँ पे इस केस में अब ये दिया है 0.0225 एम मोलर। तो यू नो दैट मोलरिटी इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बात कीजिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एन इंटू मोलरिटी। अब बेटा हमारे पास एन इसमें 2 है, मोलरिटी हमारे पास 0.025 है। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा बेटा हमारे पास 0.005 नॉर्मल। ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना, ये दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब निकालते हैं हमारे पास फॉर्मूला। तो बताओ भाई लैम्डा क्या होगा, तो के की वैल्यू लगाते हैं 0.0007। ठीक है यहाँ पे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, जैसे ऊपर कहा था। उसके बाद डिवाइड करते हैं इसकी नॉर्मेलिटी से, तो नॉर्मेलिटी 0.005। जहाँ तक बात होती है ऊपर की, तो 7 इंटू 10 रेज पार बेटा क्या बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 -4 बनेगा। उसके बाद बेटा यहाँ पे 10 रेज पार 3 भी है हमारे पास। उसके बाद बेटा नीचे 5 इंटू 10 रेज पार हमारे पास कितना बेटा 1 2 3, तो -3 भी हमारे पास है। बस पावर्स को कट करेंगे, पावर्स को कट करते हैं हमारे पास, तो बेटा ये रहेगी ऊपर हमारे पास 7 इंटू 10 रेज पार -1, नीचे रहेगा 5 इंटू 10 रेज पार -3। और इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 7/5। पावर्स को सॉल्व करेंगे तो 10 पावर -1 ऊपर थी, नीचे से 3 गई, प्लस हो गई हमारे पास, तो ये बनेगा आपका -1 + 3। तो अब बताओ क्या हो गया, अब बना ऊपर 7 इंटू 10 रेज्ड पावर 2 रह गया और रह गया नीचे बेटा 5। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करें, ये बनेगा आपका नियरली 280 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और आएगा क्या भाई, नॉट 280 सॉरी, थोड़ा इसको गड़बड़ कर दिया, तो 1 मिनट। हाँ, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। देखो भाई, तो ये बनेगा हमारे पास 5 1 5 हो गए 2 कैरी, तो भाई पॉइंट, और कितनों का यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 2 और 5 के 20, 5 के 20। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 रेज पावर 2 से, ये बनेगा बेटा 140। क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा आपका 140। इसका बनेगा ये, इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट मैंने पहले बताया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट -1 बोल सकते हैं इसको। तो ये होगा भी। अब निकालेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस। देखो एक सिंपल सी बात करूँ, जिसमें रिलेशन की बात की थी, तो हाउ टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, तो लैम्डा m इज इक्वल टू n इंटू लैम्डा EQ। बस यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। तो बेटा लैम्डा m निकालना है, तो n यहाँ पे हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई किसे करेंगे 140 से, यहाँ पे सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट बिकम 280। तो ये बनेगा 280, क्या बनेगा यहाँ पे, बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल आएगा यहाँ पे। तो ये होगा इसका आंसर। सो दिस इज द क्वेश्चन, दैट इज वन वी आर गेटिंग अ सोल्यूशन। तो ये याद रखना। नेक्स्ट बेटा हम आ गए नेक्स्ट पेज पे। अब नेक्स्ट पेज पे हमारे पास वी हैव अ JKPSC बूस्टर, जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपने प्रोसीड करना है। और यहाँ पे बात की गई है आपको पहले क्वेश्चन की, इसमें पूछा कैलकुलेट निकालना आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या आप खुद करोगे और कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास कंडक्टिविटी दी है KCl की, आपको निकालना मोलर कंडक्टेंस निकालना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें आपको क्या करना है, यू नो दैट फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, उसको भी आप खुद निकालोगे। नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, दीज आर द JKPSC बूस्टर्स बेस्ड अपॉन योर सिलेबस क्वेश्चंस, और एक्सपेक्टेड है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकते हैं। सो अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लॉ की, दैट्स कॉल्ड कॉरिश लॉ। अब कॉरिश लॉ जो बेसिकली ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेट्स से हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है हमारे पास आपका A of X और B of Y।
इसको अगर आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इसकी इन्फिनाइट डाइल्यूशन करते हैं, इसको प्रेजेंट करते हैं हमारे पास, तो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे इसका मोलर कंडक्टेंस क्या होगा, इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस क्या होगा। तो जो इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस होगा कहाँ पे होगा भाई, एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट से। ये क्या होगा, तो ये होगा बेटा इसका किसके बराबर, इसके इंडिविजुअल कैटाइन के बराबर, इसके इंडिविजुअल कैटाइन के बराबर। तो बेटा यहाँ पे बात कर रहे हैं, अब जब इसको हम आयोनाइज करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो ये देगा हमारे पास x टाइम्स ए, और यहाँ पे चार्ज होगा y के इक्विवेलेंट, दैट इज y पॉजिटिव चार्ज, प्लस हमारे पास मोलर कंडक्टेंस इंडिविजुअल आयन की, दैट इज दूसरे आयन की होगी भाई y टाइम्स b नेगेटिव, और यहाँ पे चार्ज होगा बेटा x पॉजिटिव, कि हम चार्जेस को हमेशा बैलेंस करते हैं, इस तरह से तोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी आयन निकले, जितने भी कैटाइन निकले और जितने भी एनाइन निकले, अब उन सबको हम ऐड करें तो वो कंट्रीब्यूट करें टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस। ये मतलब नहीं होता यहाँ पे कि भाई आयन किसका है, वीक से आया स्ट्रॉन्ग से आया, मतलब हमें देखना है आइंस कितने हैं। अब जो आइंस, हर एक आइन जो यहाँ पे डिशेट हो रहा है, कंप्लीटली डिशेट हो रहा है, वो कंट्रीब्यूट करता है किसको, मोलर कंडक्टेंस को या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को। अब इसको मैथमेटिकली हमने दिखा दिया, ठीक है, यही इसका मैथमेटिक्स है। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे बनाना चाहता हूँ कि भाई हमारे पास यहाँ पे आपका कंपाउंड है कोई भी, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले ये लॉ एप्लीकेबल है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है। और जहाँ तक इस बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल है ये ला, तो ये पहले इसी याद रखो। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करें, आगे की बात करें, तो इसके एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले ये निकालता है मोलर कंडक्टेंस या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसका, व्हीकल इलेक्ट्रोलाइट, वो कैसे निकालेंगे। मान लो व्हीकल इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वाटर है, तो इसका मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन क्या रहेगा, किसका, वाटर का। ऐसे तो हम इसको निकाल नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इसके रेफरेंस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिया मैंने आपका सबसे पहले HCl। देखो HCl में हमारे पास मिलेगा वाटर का H पॉजिटिव आइन, Cl तो यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, प्लस वाटर में होता है OH। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक और लेता हूँ यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन ऑफ, वी कैन से जहाँ पे OH हो तो OH मिलेगा, बेस में मुझे NaOH मिलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा, यहाँ पे पहले में H पॉजिटिव आया, दूसरे में OH नेगेटिव आया, वाटर तो कंप्लीट हो गया हमारे पास। अब बचा हमारे पास यहाँ से एक्स्ट्रा Na और यहाँ पे Cl, तो इसको माइनस करेंगे यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl। तो ये हमारे पास बताएगा वाटर की कंडक्टिंग पावर, कंडक्टेंस, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास है। नेक्स्ट हम करते हैं एसिटिक एसिड की, इसी तरह से सेम प्रोसेस में जाएंगे। तो भी मोलर कंडक्टेंस of acetic acid at infinite dilution is equivalent to, we have to take the strong electrolytes, may be acids, may be bases और may be salt। तो इसी के corresponding हम लेते हैं यहाँ पे एक salt लेते हैं जिसका नाम है हमारे पास सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे आपके एसीटेट आयन होंगे और Na पॉजिटिव आयन होंगे, मतलब हमें एसीटेट आयन मिल गया यहाँ पे। अब बात हो रही है यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की, तो H पॉजिटिव अगेन मैं पुट करूँगा यहाँ पे, ऐड करेंगे HCl ऐड करेंगे। अब बेटा बचा क्या हमारे पास, बचा यहाँ पे भी Na और Cl, तो इसको भी करेंगे माइनस यहाँ से NaCl। तो ये हो गया भाई किसका, इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए, दैट इज़ फॉर एसिटिक एसिड। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास बेरियम सल्फेट की। तो बेरियम सल्फेट में क्या होगा बेटा, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेरियम सल्फेट कैसे टूटेगा और किस तरह से वो टूट सकता है। तो जब बात होती है बेरियम सल्फेट की, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी हम इसको ब्रेक कर रहे हैं एक इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। बेरियम सल्फेट ये भी माना जाता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास है, इसमें क्या होगा। तो यहाँ पे लेते हैं हम बेटा, सबसे पहले लेते हैं बेरियम सल्फेट के लिए, लेट अस टेक द सॉल्ट ऑफ, वी कैन से बेरियम। तो एक तो बेरियम लेते हैं, एक लेते हैं बेटा यहाँ पे क्लोराइड लेते हैं से ना, BaCl2 लेते हैं, ठीक है। तो बेरियम यहाँ से निकलेगा। अब हमारे पास हमें सल्फेट चाहिए, तो मैं लेता हूँ सल्फेट यहाँ पे, दैट्स अ टेक अ सल्फेट्स ऑफ H2SO4 लेते हैं। तो बेटा एक्स्ट्रा का यहाँ से रहा, यहाँ से H रहा, यहाँ से Cl रहा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, हमारे पास क्या माइनस करते हैं HCl, ठीक है HCl। तो इसको कितना करेंगे, आप देखो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल है, 2 टाइम्स यहाँ से HCl बाहर निकालेंगे, तो ये बनेगा आपका बेरियम सल्फेट का
बी केस। तो इसी तरह से आप मुझे बताओगे सिल्वर क्लोराइड में कैसे निकालते हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो ये भाई हमारे पास कंडक्टिंग पावर, याद रखना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ किया जाता है और जो कॉमन आइंस होते हैं उनको ही ऐड किया जाए, जैसे यहाँ पे वाटर का मैंने ऐड किया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, बाकी जो रेस्ट ऑफ आइंस है उनको माइनस कर दो। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब इसी का हम एक बात करते हैं क्वेश्चंस की। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो कहता है कि आप इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालो, मोलर कंडक्टेंस निकालो बेरियम हाइड्रोक्साइड की। तो भाई यूजिंग क्या दिया, बेरियम क्लोराइड दिया है, NaCl दिया है और दिया है NaOH। तो पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ पे अगर मुझे निकालना मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन फॉर बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो इस केस में हम इसको कैसे करते हैं। तो हमारे पास इसमें क्या है, इसमें आपका बेरियम +2 आइन है, प्लस हमारे पास यहाँ पे बेटा ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव आइन है। तो मतलब मेरे पास एक बेरियम का आइन, तो बेरियम का आइन यहाँ पे मिलेगा आपको। तो ये मिलेगा मोलर कंडक्टेंस ऑफ बेरियम क्लोराइड BaCl2, एक ये हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद OH यहाँ पे ऐड करना, तो OH मिलेगा NaOH में, प्लस हमारे पास ट्वाइस ऑफ मैनेज करना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस क्या होगी भाई यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ NaOH, आप ट्वाइस पीछे लिख सकते हो। और उसमें से हमें माइनस क्या करना बेटा, अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा हमारे पास यहाँ पे आपका क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम, तो ये निकालेंगे यहाँ पे। तो क्या निकालेंगे, मोलर कंडक्टेंस हमारे पास ट्वाइस लिख दे, तो यहाँ पे ऑफ किसकी भाई हमारे पास, ये होगी हमारे पास व्हाट वी कैन से, इसका भाई सोडियम क्लोराइड का। डन। बस इतना सा पार्ट करना आपको, इतना सा पार्ट यू नीड टू राइट। अब वैल्यूज़ लगा देते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले बेरियम क्लोराइड की वैल्यू क्या है, 280 × 10⁴, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई 280 × 10⁴ वैल्यूज़ की, प्लस सोडियम क्लोराइड की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और सोडियम क्लोराइड की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो भाई थर्ड वैल्यू हमारे पास होगी, थर्ड वैल्यू 248 × 10⁻⁴, माइनस हमारे पास अगेन भाई ट्वाइस करेंगे, हमारे पास किसकी बात करें यहाँ पे, तो NaCl की भी ट्वाइस वैल्यू करें, कितनी आ रही है भाई, बीच वाली वैल्यू आ रही है 126.5 × 10⁻⁴, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है। इन सब को अगर हम यहाँ पे प्रोसीड करें तो ये बनेगा बेटा हमारे पास 523 × 10⁻⁴। अच्छा भाई मोलर कंडक्टेंस हमारे पास है, यूनिट क्या होगा यहाँ पे, तो यूनिट होगा हमारे पास, जैसे यहाँ पे वैल्यू दी है मीटर में, तो ये होगा साइमन मीटर स्क्वायर और पर मोल। और कोई पूछे सेंटीमीटर कैसे निकालना है, तो देखो बेटा 1 मीटर होता है हमारे पास 10⁻² सेंटीमीटर, बट बात करें यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की हो रही है, तो 1 मीटर स्क्वायर होता है 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना यहाँ पे पावर का भी स्क्वायर है, तो कितना बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा 523 × 10⁻⁴ ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई किसे किया बेटा 10⁻⁴ से, ये बना साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 523 ओनली, बेसिस ऑफ मस्ट बी एडेड, तो कैंसिल हो गया यहाँ से, पे ये बनेगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये हो गई यहाँ पे वैल्यूज़। तो आंसर आपका बेटा यहाँ पे तो ये होगा, बट आपको याद रखना कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर के यूनिट की तरफ से, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ कोरेश लॉ। अब इसी कोरेश लॉ की अगर बात करें तो बेटा यहाँ पे एक एप्लीकेशन का है, दूसरा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वो निकालते हैं हमारे पास अल्फा से। अल्फा होता है हमारे पास बेटा क्या होता है, तो ये तो मोलर कंडक्टेंस एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, ये याद रखना यहाँ पे। उसके बाद डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं किसी भी एसिड का, तो वो निकालते हैं बेटा हमारे पास Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास, तो ये हो गया भैया आपका नेक्स्ट फार्मूला। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला में काउंट किया जाता है। अब इसी फार्मूला को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना कि कैसे फार्मूला रिपीट करना हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो ये भी एक क्वेश्चन ऑफ टास्क हमारे पास है, क्वेश्चन ऑफ आस्क हमारे पास। इसमें भी हम कैसे प्रोसीड करेंगे उसकी बात करते हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट कि भाई स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करते हैं। देखो स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात करें तो याद रखना इस केस में, जैसे मान लो हमारे सॉल्ट्स आते हैं, इसमें AgCl आता है, सिल्वर क्लोराइड आता है, ये भी स्पेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है।
लेड आयोडाइड आता है PbI2 आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास और भी बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो टैंकी सॉल्वर सॉल्ट्स में आते हैं, बेरियम सल्फेट का सॉल्ट आता है। अब इन सॉल्ट्स की बात करें तो इन केस में क्या होगा, देखो भाई यहाँ पे याद रखना, जब हमारे पास कंसंट्रेशन अप्रोच करे 0, ठीक है, सो लिमिट concentration approach to 0, उस समय जो मोलर कंडक्टेंस है एट अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तो पहला पॉइंट याद। देयरफॉर अगर मैं बात करूं कि मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये बोर्ड का बेटा होगा K इंटू 1000, और अगर मोलैरिटी की बात मोलैरिटी, अगर नॉर्मेलिटी की बात नॉर्मेलिटी, यहाँ पे होगा भाई हम सीधे देखता हूँ C से, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता दूं कि भाई हम C तो निकाल रहे हैं, C हमारे पास क्या कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर सोलबिलिटी के बराबर आता है, तो सोलबिलिटी भी यहाँ से निकल सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से कि भाई यहाँ से अगर मैं S निकालूँ, सोलबिलिटी निकालूँ, क्या होगा फॉर्मूला, उसका होगा K इंटू 1000, और ये होगा भाई आपका लेमडा नॉट M, ठीक है, लेमडा नॉट M। तो ये बनेगा फॉर्मूला किसका, सोलबिलिटी। अब यहाँ पे थोड़ी एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास लेड आयोडाइड था, अब लेड आयोडाइड की सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, तो भाई ये है PbI2, जो इसको ब्रेक करते हैं ये देता है भाई हमारे पास Pb+2 प्लस देता है हमारे पास ट्वाइस ऑफ आयोडाइड I नेगेटिव। अब इसकी सोलबिलिटी S है, इसकी सोलबिलिटी 2S है, और सोलबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू KSP। तो बेटा S मल्टीप्लाई बाई 2S की पावर 2, ठीक है, ये बनेगा बेटा S, और ये बनेगा 4S का स्क्वायर, ये बनेगा 4S का क्यूब, ये निकलेगा सोलबिलिटी प्रोडक्ट का PbI का। सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ मैं एक और कंपाउंड की जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। तो उस केस में क्या होगा भाई, लेट्स से मैं बात करूँ यहाँ पे वन मोर एग्जांपल, तो देख लीजिए यहाँ पे बताता हूँ मैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पे लेट्स से हमारे पास है कंपाउंड, एक ये कंपाउंड है Fe2SO4 होल थ्राइस, तो ये कंपाउंड है फेरस सल्फेट, इसकी क्योंकि भी यहाँ पे, तो अगर इसकी मैं बात करूँ तो पहले इसको ब्रेक करते हैं, ये देगा हमारे पास क्या भी ट्वाइस ऑफ Fe+3 प्लस थ्राइस ऑफ SO4-2, इसकी सोलबिलिटी 2S रहेगी, इसकी सोलबिलिटी 3S रहेगी। तो इसका KPS क्या होगा, यहाँ पे निकालें तो KPS क्या होगा, सोलबिलिटी क्या होगा, यहाँ पे होगा बेटा 2S की पावर 2, और यहाँ पे होगा बेटा 3S की पावर 3, ठीक है। जो भी यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लगाते हैं उन्हीं को पावर भी करते हैं, यहाँ पे याद रखना। तो ये होगा भाई 2 2 4, 4S की पावर 2, ये होगा 3 3 9, 9 3 27, तो ये बनेगा 27 की पावर S का क्यूब, ठीक है भाई। 7 चुके 28, और कैरी 2 8, और 2 10, 108 हो गया, और S की पावर हो गई यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 बेसिस ऑफ में पॉस्ट में एडेड, तो यहाँ पे 3 और 2 5 हो गए, ये बनेगा 5, तो ये बनेगी इसकी भाई इस केस में। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, किसकी बात की मैंने, यहाँ पे बात की मैंने आपके आयरन सल्फेट की, जो हमारे पास यहाँ पे फेरिक सल्फेट है, तो उसकी बात की। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, तो ये भी याद रखना, आप सोलबिलिटी का फॉर्मूला, यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन हाईलाइट कर रहा हूँ सोलबिलिटी का फॉर्मूला, और याद रखना अगर सोलबिलिटी का फॉर्म निकालना है तो आपको कंसंट्रेशन को इन्फिनाइटली जीरो करना है, ठीक है, क्योंकि लिमिट यहाँ पे लिए मैंने जीरो लिया कंसंट्रेशन, और ये भी किसका, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट का, ये फॉर्मूला आपका है, और यहाँ से निकल जाता है नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो ये होगी भी। अब इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे, आगे आते प्रोसीड करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे, इनका न्यूमेरिकल यहाँ से करते हैं। अब देखो न्यूमेरिकल में हमारे पास जो जो क्वेश्चन दिए हैं, जो जो पार्ट दिया यहाँ पे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें क्या पूछा भी, सैचुरेटेड सॉल्ट है AgCl का। अब AgCl का सॉल्ट है, टेम्परेचर हमारे पास 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस है। के दिया है कितना 3.141 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर -1। और वाटर यूज़ हुआ इसमें, तो वाटर का जो यूज़ हुआ है उसका जो के है वो कितना है, वो 1.60 इंटू 10⁻6 है। आपको निकालना KSP किसका, AgCl का, जिसमें आपको मोलर कंडक्टेंस दी है हमारे पास किसकी, और ये दी है AgCl की, और जो दी हमारे पास यहाँ पे कितनी बेटा 138.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वलेंट -1। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ये, अगर ये इसमें इक्वलेंट में दिया तो यहाँ पे बेटा मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये भी होगा आपका EQ, ये होगा आपका EQ। दोबारा से बता देता हूँ यहाँ पे, तो ये होगा हमारे पास आपका EQ,
ठीक है, तो ये निकालना है। तो चलो अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमें निकालना है के एस पी। अब कैसे हैं भाई, सबसे पहले देखो यहाँ पे बात जो हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, AgCl की बात है। अगर AgCl को मैं ब्रेक करूँ तो बताओ AgCl क्या देता है, AgCl देता है Ag पॉजिटिव प्लस हमारे पास देता है Cl नेगेटिव। जहाँ पे आपका एन फैक्टर कितना, तो एन फैक्टर हमारे पास 1 है, और जब एन फैक्टर 1 हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी होती है। मतलब इस केस में हमारे पास आपका जो मोलर कंडक्टेंस होगा इनफाइनाइट डायरेक्शन पे, वो किसका होगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायरेक्शन पे, और इक्विवेलेंट का भी मतलब इक्विवेलेंट के बराबर ही होगा, क्योंकि अभी N1 है। तो सीधी सी बात यहाँ पे N1 है, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी बराबर। अब हमारे पास देखो भी सबसे पहले बात करता है, यहाँ पे दो कंडक्शन दिए हैं, एक तो KCl का, दूसरा वाट का दिया है। तो इन दोनों में से एक्चुअल निकालने के लिए क्या होगा, हम निकालेंगे यहाँ पे एक्चुअल के निकालेंगे। एक्चुअल के निकालने के मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा के AgCl का माइनस किसका बेटा, के वाटर का। तो एक तो वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, 3.41 में से माइनस करेंगे 1.60, और पावर्स कॉमन है तो 10⁻⁻6 लिखेंगे यहाँ पे, और ये निकलेगा वैल्यू भाई, इनको माइनस करें, ये बनेगा हमारे पास कितना 1.81 इंटू 10⁻⁻6 साइमन सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे पर सेंटीमीटर हो गया भाई यहाँ पे। अब निकालेंगे हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो लैम्डा EQ इज इक्वल टू एट इनफाइलेशन इज इक्वल टू 1000 इंटू के अपॉन सोलबिलिटी। तो अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी दिया हुआ है, तो यहाँ से सोलबिलिटी निकालते हैं। सोलबिलिटी इज इक्वल टू, तो ये हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस 1, पहले 1000 लिखते हैं यहाँ पे, इंटू के की वैल्यू निकली हमारे पास 1.81 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन यहाँ पे करते हैं लैम्डा EQ की वैल्यू, तो वो निकली भाई हमारे पास यहाँ पे लैम्डा EQ की वैल्यू कहाँ दी है, 138.3 दी है, 138.3 दी है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये आ रहा बेटा हमारे पास 1.31 इंटू 10⁻⁻5, तो ये बना आपका सोलबिलिटी किस में निकलती है मोल पर लीटर में। अब निकालेंगे KSP। तो पहले सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाली सोलबिलिटी निकाली, अब निकालेंगे KSP। अच्छा भैया आते हैं, दोबारा आते हैं किस पे, आपके स्प्रिंगली सोलबल सॉल्ट पे। तो यू नो दैट कि अगर हम बात करते हैं, जिसे हम पीछे भी बात की थी कि AgCl की बात की थी, तो AgCl को जब हम ब्रेक करते हैं, ये देता है भाई Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी सोलबिलिटी S, इसकी सोलबिलिटी X। तो बताओ यहाँ पे KSP क्या होगा, KSP होगा S को स्क्वायर। तो S को स्क्वायर मतलब देयरफॉर KSP इज इक्वल टू 1.31 इंटू 10⁻⁻5 का स्क्वायर, और ये भी बनेगा तो मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर बनेगा यहाँ पे ये भी। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो भाई 1 पॉइंट दिस का स्क्वायर, ये बनेगा आपका 1 डबल कर देते हैं इसको, 131 मल्टीप्लाई 131, यहाँ पे कर देता हूँ 131 मल्टीप्लाई 131, तो कभी आपका 131, उसके बाद यहाँ पे बनेगा आपका 393, उसके बाद बनेगा बेटा यहाँ पे 131, 1 6 9 10 11 11 7 1। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा आपका 1.7161 इंटू 10⁻⁻5 टू ज़ा 10, और आगे मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहेगा भाई आंसर हमारे पास। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ व्हाट, KSP। यहाँ पे पावर कितनी, 10। तो डन यहाँ से, तो ये भी एक पार्ट बनता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है JKPSC के लिए बूस्टर टाइप में। नेक्स्ट आते हैं बेटा हमारे पास, अब ये क्वेश्चन आपको खुद करना है यहाँ पे, इसमें आपको कैलकुलेट करना, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट करना है, और साथ में KA का निकालने का फॉर्मूला भी याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब आपका गिवन क्वेश्चन जो सिंपल है बट निकालना जरूर आपको। नेक्स्ट भाई हम आते हैं DHO इक्वेशन पे। देखो DHO इक्वेशन को बोलते हैं Debye-Huckel-Onsager इक्वेशन। इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो ये इक्वेशन क्या बताता है, ये बताता है मोलर कंडक्टेंस बताता है
इलेक्ट्रोलाइट्स की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज़ होता है एप्लीकेबल। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको, हमने क्या किया, हमने इसमें एक चीज़ बताई, पीछे भी गए थे हम, कि भाई के की बात करें तो के का स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या करता है, डिक्रीज करता है विद द डाइल्यूशन। फिर बात करते हैं मोलर कंडक्टेंस की और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, ये दोनों इंक्रीज करते हैं विद द डाइल्यूशन। ठीक है, तो बेटा हम सिंपल सी बात करें तो अब इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, तो लेट अस कम बताते हैं इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल बात करूँ तो ये चीज़ें हमारे पास पॉसिबल हो सकती है। अब मुझे बताओ यहाँ पे ये जो है हमने यहाँ पे लिया कंसंट्रेशन, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है तो बताओ भाई मोलर कंडक्टेंस का क्या हो रहा है। जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़ीरो थी, यहाँ पे सी क्या था, ज़ीरो था। जब सी ज़ीरो था तो मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा थी, जैसे से कंसंट्रेशन बढ़ती गई तो मोलर कंडक्टेंस फॉल होती गई। अगर अगर ग्राफ का एरो अगर इस तरह से आता है, मतलब नेवर एंडिंग चलता जाता है और बिल्कुल इस तरह बनता है, ये आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। और अगर ग्राफ का एरो सीधा इस तरह से आता है स्ट्रेट लाइन, स्टार्टिंग में भी उसका मोलर कंडक्टेंस ज़्यादा था और कुछ खास बढ़ा नहीं, और एंड में भी उसका ऑलमोस्ट थोड़ा ट्रेंडिंग रहा, ये क्या भी यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली आयोनाइज करता है, तो ये करेगा इंटरेक्ट किससे, इंटरसेक्ट किससे, किससे भी हमारे पास, तो ये करेगा इंटरसेक्ट किससे हमारे पास, ये करेगा आपके ग्राफ के वाइक्स के साथ। और इस पॉइंट पे ये पूरा कंप्लीट आयनाइज होगा, तो ये इन्फिनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशंस के तरह पूरा आयनाइज होगा यहाँ पे। बट इसको अगर इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे ये चलता आ जाएगा चलता आ जाएगा चलता आ जाएगा, कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्लीट आयनाइज होता नहीं यहाँ पे। तो ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये ग्राफ है मोलर कंडक्टेंस का वर्सेस स्केयर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का। इसी को बोलते हैं यहाँ पे, इसी को अपन इक्वेशन फॉर्म में लाएं तो इक्वेशन बेटा क्या बनेगी। अब डीएचओ इक्वेशन क्या हमारे पास, तो डीएचओ इक्वेशन इज बेसिकली द मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम is equal to molar conductance at infinite dilution माइनस दो कांस्टेंट देते हैं a और b, इसमें a को नहीं b को मल्टीप्लाई करते हैं मोलर कंडक्टेंस अगेन एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन से, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करते हैं रूट ऑफ c से। यहाँ पे a और b जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी जो कंसंट्रेशन वो लोअर है और लो कंसंट्रेशन फॉलो करता है। अब दूसरी बात करें यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू यहाँ पे रहती है बेटा हमारे पास 82.4 अपॉन dt का पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाई विस्कोसिटी। d यहाँ पे डायरेक्ट कांस्टेंट है और हमारे पास t जो है t टेम्परेचर है हमारे पास, ये भी याद रखना। b की वैल्यू क्या बेटा कोई पूछे तो b की वैल्यू 8.2 इंटू 10 रेज्ड पावर 5 अपॉन dt की पावर 3/2। तो ये रहता है यहाँ पे, अंडरस्टैंड। सो दिस इज द ग्राफ, दिस इज द ग्राफ। मतलब सिंपल सी बात करें तो हम यहाँ पे जो ग्राफ हमने पीछे पढ़ा, इस ग्राफ में ये कहा गया कि भाई जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करता है स्लाइटली, ठीक है, और लार्जली with a root of concentration, with root of concentration। ये याद रखना, ये याद रखना, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात अलग की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की। अब दूसरी बात याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये किसकी बात करो, स्ट्रॉन्ग की बात करो, स्ट्रॉन्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग के लिए स्लाइटली करेगा और वीक के लिए लार्जली करेगा। एक नंबर टू पॉइंट molar conductance at finite dilution can be obtained by extrapolation। ठीक है भाई, ये हमने स्ट्रॉन्ग की बात की, बट अगर वीक की बात करें, वीक में क्या होगा भाई? तो वीक की बात करें तो ग्राफ इज नॉट लीनियर। पहली बात भी, ग्राफ एज अ नॉट लीनियर। जैसे कहाँ पे? जैसे हमारे पास आपका स्ट्रॉन्ग में है, ठीक है। और वो भी कहाँ पे? जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसी भी अप्रोच टू जीरो आ रहा है। एक बात ये रखना, मैं जीरो भी नहीं आ रही, बट चलो मैं लो कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। और क्या हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकते हैं? नहीं भाई। तो ये भी याद रखना कि यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस जो हमारे पास है एट इन्वैल्यूशन, दैट कैन नॉट बी obtained by extrapolation। तो ये भी आपको याद रखना है वी को स्ट्रॉन्ग का। तो ये कुछ पॉइंट और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज तो ये याद रखना यहाँ पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, यहाँ पे वाटर के लिए 25 पे ये भी याद रखना, ए की वैल्यू होती है 60.2 और बी की वैल्यू होती है बेटा 0.229 होती है। ये भी आपको यहाँ पे सिंपल से याद रखना। और बाकी जो यहाँ पे दिए हैं पैरामीटर्स, डी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, विस्कोसिटी है, टेम्परेचर है, कंसंट्रेशन है। नेक्स्ट आते हैं इसकी प्रॉब्लम पे। अब डीएचओ की प्रॉब्लम भी हमारे पास यहाँ पे मेंशन है और डीएचओ की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसमें क्या होगा, व्हाट अबाउट डीएचओ की प्रॉब्लम में क्या होगा, डीएचओ की इक्वेशन में क्या होगा? तो कहता है यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रहा हमारे पास, कहता है फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिसका रेशियो है 1:1 हमारे पास, जैसे NaCl है एट 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे सी दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया कितनी भाई 0.0025 मोलर। कैलकुलेट, आपको निकालना मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। आपको दिया मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन दिया है, ठीक है। ए भी दिया है और बी भी दिया है। ए भी दिया है 60.2 जो हमने पीछे डिस्कस किया वाटर के लिए, और बी भी दिया 0.229 दिया हुआ है। तो बेटा पहले फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला क्या है, हमें निकालना मोलर कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस क्या होता है बेटा, यहाँ पे A प्लस बी के साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, मोलर कंडक्टेंस इन्फिनाइट डाइल्यूशन के साथ, और यहाँ पे होता है √C। तो बस यही लगाना है, यहाँ पे कुछ लगाना नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पे ये दिया वैल्यू, हाँ दी है कितनी हमारे पास 126.4 यूनिट। यहाँ पे क्या दिया, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, उसको छोड़ दो आप यहाँ पे, माइनस ए की वैल्यू कितनी बेटा 60.2 प्लस बी की वैल्यू कितनी बेटा 0.229। इसको किसी मल्टीप्लाई करें, अगेन इसको मल्टीप्लाई करें 126, क्योंकि ये भी कंडक्टेंस दिया है कौन सा, इन्फिनिट पे, ठीक है भाई। तो यही तो दिया है हमारे पास, हो गया भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इसी को हम लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई रूट ऑफ कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन 0.0025। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं हमारे पास क्या रहता है ये। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, ये बना आपका 126.4 माइनस ये पूरा अगर कैलकुलेट करें तो बेटा यहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 89.16, और 0.0025 का रूट आएगा हमारे पास कितना 0.05। डन, ये हो गया 126.4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 89.16 को मल्टीप्लाई किया 0.05 से, ये बन रहा आपका 4.458। दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा 121.94। अच्छा, बात करें मोलर कंडक्टेंस की, हमारे पास तो यूनिट होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये बना बेटा आंसर हमारे पास। डन, सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डीएचओ क्वेश्चन। तो यहाँ पे याद रखना डीएचओ क्वेश्चन को मैंने यूज़ किया है प्रॉपरली।
तो बेटा यहाँ पे भी वैल्यू आपने याद रखनी कि क्या बोला है, क्या पूछा है उसने, और यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने डीपीपी में दिया हुआ है जो हमने लास्ट टाइम अपलोड की थी टेलीग्राम चैनल पे। अब बात करते हैं आगे की, बात आते तो आगे भी ट्रांसपोर्ट नंबर। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर पहले है क्या, इसको हम क्या बताते हैं। ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली फ्रैक्शन है, और किसका फ्रैक्शन है, आइंस का जो करंट कैरी कर रहे हैं, और अपॉन क्या भी टोटल करंट। मैथमेटिकली क्या सिखाएंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का दिखाना हो एनाइन का दिखाना हो तो ऐसे दिखाऊंगा मैं यहाँ पे 1 मिनट। तो अगर मुझे दिखाना है ट्रांसपोर्ट नंबर चाहे कैटाइन का हो चाहे एनाइन को, दैट इज इक्वल टू, कैटाइन का सेपरेट दिखा सकते हैं एनाइन का, बट एक ही बार दिखाना, तो क्या दिखाएंगे, तो याद रखना यहाँ पे करंट कैरिड बाय कैटाइन और एनाइन, सिंपल लिखता हूँ आइन जो भी है, अपॉन क्या होगा बेटा, तो अपॉन होगा टोटल करंट। तो फ्रैक्शन है करंट का, ठीक है, कैरिड बाय आइन अपॉन टोटल करंट, और दोनों का ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का जो सम आता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। मतलब अगर आपको ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन का निकालना है तो यू नीड टू सब्सट्रैक्ट ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन फ्रॉम दी 1 और वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसी को मैथमेटिकली दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, ये दिखाते हैं भाई हमारे पास म्यू अगर कैटाइन का दिखा रहे हैं तो म्यू पॉजिटिव अपॉन म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव। अगर ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन का दिखा रहे हैं तो क्या होगा बेटा, ऊपर आएगा म्यू नेगेटिव, नीचे आएगा म्यू पॉजिटिव प्लस म्यू नेगेटिव, दोनों का सम आएगा। और इसमें म्यू क्या यहाँ पे, तो म्यू रेफर यहाँ पे होता है भाई क्या, दिस इज कॉल्ड आयनिक मोबिलिटी, स्पीड ऑफ आइन है ना, आयनिक मोबिलिटी। दैट मीन्स आइन हैज टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पे डिपेंड करता है, आइन टाइप पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। चार इसके फैक्टर्स हैं ट्रांसपोर्ट नंबर के। तो याद रखना यहाँ पे फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला आपका, फॉर्म नंबर 1 कैटाइन का निकालना है, फॉर्म नंबर 2 एनाइन का निकालना है, डेफिनेशन यहाँ पे, उसके बाद टोटल सम यूनिटी, और अगर एक निकाला दूसरे को कैसे निकालेंगे ये चीज़ें, और यहाँ पे म्यू क्या है, आयनिक मोबिलिटी है। अब इसको निकालने के लिए हमारे बेटा दो मेथड हैं, एक हमारे पास है बेटा आपका हिट्रॉप्स मेथड, दूसरा हमारे पास है मूविंग बाउंड्री मेथड। अब इनसे ट्रांसपोर्ट नंबर कैसे निकालते हैं उसकी बात करते हैं। देखो भाई जब दोनों की बात करें तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला होगा। सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड में अगर मुझे ट्रांसपोर्ट नंबर निकालना कैटाइन का तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे याद रखना, लॉस ऑफ मेटल एट एनोड। एनोड पे हमेशा लॉस होता है, कैथोड पे डिपोजिशन होती है। दूसरी तरफ ठीक भाई, मेटल डिपॉजिटेड एट कहाँ पे भाई, मेटल डिपॉजिटेड एट कहाँ पे, एट कैथोड पे। ये दोनों याद रखना चीज़ें, एनोड पे लॉस होता है, कैथोड पे गेन होता है। डिवाइड बाई किससे करें यहाँ पे, तो डिवाइड बाई हमारे पास बेटा यहाँ पे करें अगेन किससे, लॉस ऑफ मेटल एट एनोड, लॉस ऑफ मेटल एट एनोड। ये फॉर्मूला हमारे पास आता है, मेटल एट एनोड, ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। ठीक है, और एनाइन का कैसे निकालें वो तो सिंपल है हमारे पास। अगर मुझे कैटाइन का निकल गया, एनाइन का निकालें, टी माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस क्या आएगा भाई, टी प्लस, बात खत्म। अब इलेक्ट्रिसिस करें यहाँ पे AgNO3 की, एक्वस में वो भी यूजिंग प्लैटिनम। अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड कितना है और हमारे पास लॉस्ट कितना है। तो भाई पहली बात करें, जब AgCl को तोड़ रहे हैं यहाँ पे, उस केस में हमारे पास अमाउंट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एंड लॉस्ट एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कितना हमारे पास है, तो ये यहाँ पे याद रखेंगे हमारे पास, तो निकाल देते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन से फॉर्मूले से मतलब है, तो बताओ भाई टी पॉजिटिव कितना आएगा, तो टी पॉजिटिव आएगा हमारे पास, पहले लिखा है लॉस ऑफ मेटल एट एनोड, कितना भी लॉस हमारे पास, तो लॉस जो है डिपॉजिटेड है 1.08, लॉस है 1.8। तो ट्रांसपोर्ट नंबर कैटाइन के लॉस कितना भी यहाँ पे, तो लॉस हमारे पास कितना दिया है, तो लॉस दिया यहाँ पे 1.8
1.80 है ना, तो 1.80। अच्छा डिपॉजिट कितना है यहाँ पे, डिपॉजिट हमारे पास 1.08 डिवाइड बाई क्या करना भाई, यहाँ पे डिवाइड बाई करना हमारे पास कितना 1.80 कितना आएगा बेटा यहाँ पे, तो ये आ रहा हमारे पास, अगर हम इसको करें तो ये आ रहा है 0.40। अब तो भाई एनाइन का क्या है, टी माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.40 इज इक्वल टू 0.60, क्योंकि दोनों का सम 1 होगा, तो ये निकल गया यहाँ पे। अब निकालेंगे मूविंग बाउंड्री मेथड। इसमें अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन निकालना बेटा कैसे निकलता है, याद रखना यहाँ पे ये होता है भाई यू इंटू ए इंटू एफ अपॉन आई। अब यू क्या है, यू है हमारे पास, याद रखना यू इज कॉल्ड बाउंड्री, मूविंग बाउंड्री मेथड में बाउंड्री वेलोसिटी होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। ए क्या बेटा यहाँ पे, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एफ क्या बेटा, फेरेड चार्ज कितना होता है भाई 96500 कोलम्ब में, जो हम निकालते हैं नियरली। और आई क्या बेटा, यहाँ पे आई है हमारे पास करंट। तो देखते हैं क्वेश्चन में, कहता है इन मूविंग बाउंड्री मेथड द यू इज गिवन एज 0.0012 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ए दिया है 0.10 सेंटीमीटर स्क्वायर और आई दिया है 0.241। आपको टी प्लस फाइंड करना है, तो बताओ भी टी प्लस क्या होगा, तो बताओ यू कितना है 0.012। अच्छा बेटा ए कितना है, ए हमारे पास 0.10, एफ कितना है 96500, ठीक है 00 निकाले भाई, ठीक है। अब इसको निकाल दो। अच्छा अपॉन आई भी तो है, अपॉन आई भी है, तो आई कितना है 0.241। तो ये अगर हम ऊपर वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करते हैं बनता है 115.78 अपॉन 0.241, दोनों को डिवाइड करें 0.48 आता है। तो बताओ अभी हमारे पास टी पॉजिटिव कितना आया, तो यह है बेटा 0.48। तो बताओ टी नेगेटिव कितना आएगा 0.52। तो हमें सिर्फ टी पॉजिटिव पूछा है, तो ये निकल गया मूविंग बाउंड्री मेथड। तो याद रखना यहाँ पे दो मेथड, एक ही टॉप्स मेथड, दूसरा रखना याद यहाँ पे भी मूविंग बाउंड्री मेथड। कमिंग टू नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट आ रहा है यहाँ पे वो है डीबे-हक्कल थ्योरी। डीएचओ थ्योरी को यहाँ पे याद रखना कि भाई डीएचओ थ्योरी जो है वो बेसिकली बताती क्या है और उसके बाद में क्या बताती है, ये बताता है कि भाई किस तरह से हमारे पास जो एटमॉस्फेयर बनता है, किसका एटमॉस्फेयर बनता है, कैटाइन का और एनाइन का। ये रहा भाई कैटाइन और इसके सराउंड जाते हैं कुछ एनाइंस, ठीक है, और ये बनाते हैं एक आयनिक एटमॉस्फेयर बनाते हैं। ये आयनिक एटमॉस्फेयर किस तरह रिड्यूस करता है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन को, एक्टिविटी को किस तरह रिड्यूस करता है उसकी बात करता है। दूसरी बात यहाँ पे जो भी बात की है, चार्ज जो भी है चाहे वो कैटाइन है एनाइन है, उसको एज्यूम किया वो एक स्फीयर है, वो क्या एक स्फीयर है। और स्फीयर क्या बनाता है, आयनिक एटमॉस्फेयर बनाता है, जैसे यहाँ पे बात की मैंने जो ऑपोजिट चार्जेस का होता है। तीसरी बात ये तब अप्लाई होता है जब सॉल्यूशंस डाइल्यूट हों, डाइल्यूट मतलब उनकी कंसंट्रेशन कितनी हो भाई यहाँ पे, वो हमारे पास डाइल्यूट हो और साथ में उनकी आयनिक स्ट्रेंथ कितनी हो, वो हमारे पास हो 0.01 मोलर से कम हो। अब इसमें तीन मेजर फैक्टर्स आते हैं कि भाई ये इफेक्टिव कंसंट्रेशन एक्टिविटी क्यों डिक्रीज होती है, इसके तीन। तो पहला जो है वो रिलैक्सेशन इफेक्ट है जिसको हम एसिमेट्रिक इफेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है। तीसरा हमारे पास भाई फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस है अपनी मीडियम। अब जो रिलैक्सेशन इफेक्ट है वो क्या भी, तो बेसिकली जब इस स्ट्रक्चर को डिस्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जो आइन मूव करते हैं तो उसी को कहते हैं रिलैक्सेशन इफेक्ट कहते हैं। एसिमेट्रिक हो जाते हैं कंपाउंड, इसी को कभी कभी कहा जाता है एसिमेट्रिक इफेक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि कंपाउंड में डिस्ट्रक्शन आएगी, आयनिक एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रक्शन आएगी, तो चांसेस ये हैं कि हमारे पास इफेक्टिव कॉन्स्टेंट एक्टिविटी क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट में क्या होता है, जो आपका आयनिक एटमॉस्फेयर है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। थर्ड हमारे पास है फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस। क्या होता है बेटा यहाँ पे, तो फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस क्यों होता है, क्योंकि विस्कस ड्रैग होता है, जितना आपका सॉल्वेंट विस्कस होगा उतना ही ड्रैग होगा हमारे पास, और वो भी क्या करता है, वो भी मूवमेंट को अपोज करता है। ये सारे रीजंस हमारे पास हैं कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है आयनिक एटमॉस्फेयर वो रिड्यूस करता है किसको, इफेक्टिव कंसंट्रेशन को। तो ये थी डीबे-हक्कल थ्योरी। अब इसी के बाद बेटा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले आपको याद रखना है। आयनिक स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 ऑफ M1 और Z1, ठीक है। और यहाँ पे बेटा M1 क्या है, M1 कोई पूछे तो यहाँ पे याद रखना M1 जो है ith जो कंपोनेंट है वो है किसका बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ द ith कंपोनेंट या मोलरिटी कांस्टेंट ऑफ द ith कंपोनेंट। और बेटा यहाँ पे Z जो है Zith क्या है, तो बेटा ये चार्ज है, तो चार्ज का हमेशा स्क्वायर लगाना। यहाँ पे हक्कल डीबे-हक्कल लिमिटिंग लॉ क्या है, तो लिमिटिंग लॉ यहाँ पे बताता है लॉग ऑफ
दिस इज एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ प्लस माइनस साइन जो भी, दैट इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस और जेड माइनस और रूट ऑफ आई। और यहाँ पे बता दूँ कि जो ए है वो कांस्टेंट है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर, और दिस इज कांस्टेंट दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये याद रखना। और ए की वैल्यू वाटर के लिए कितनी भाई बेटा, 0.51 है वाटर के लिए। उसमें इसमें 3 केसेस याद रखना। यहाँ पे केस नंबर 1, अगर आपका गामा प्लस माइनस क्या बताता है, ये बताता बेटा यहाँ पे नॉन आइडियल बिहेवियर बताता है किसका, इलेक्ट्राइट का सोल्यूशन का। मतलब नॉन आइडियल मतलब क्या हो गया, रियल बिहेवियर बताता है हमारे पास नंबर 1। अगर हमारे पास ये आपका किसके बराबर होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो तब क्या होगा, और अगर यही हमारे पास आपका लेस देन 1 होगा तो क्या होगा। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो मतलब ये होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, और अगर तो ये लेस देन 1 है तो मतलब तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, और कब होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन बेस। तो यहां पे मतलब क्या होगा कि जो आयंस हैं हमारे पास, आयंस बिहेव एज इफ their effective concentration is less than actual. So if this is equal to 1, what means, that means the behavior is your ideal behavior, ideal solution या dilute solution बोलते हैं इसको यहाँ पे। दूसरा बेटा हमारे पास जो आपकी एक्टिविटी है वो किसके बराबर होती है, ये याद रखना, ये है एक्टिविटी कोफिशिएंट। और ये एक्टिविटी किसके बराबर, एक्टिविटी इज इक्वल टू एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन। ये रहा भी ए फॉर एक्टिविटी and this gum is for activity coefficient and this is your concentration term. Lastly we have to Debye-Huckel length क्या होती है, तो Debye-Huckel length is inversely proportional to root of I and I is your ionic strength। यहाँ पे करंट नहीं है, I हमारे पास यहाँ पे का ionic strength, ये एक लॉ और बनता है हमारे पास। ठीक है, ये एक लॉ और बनता है। डन। तो बेटा इसी से आज के थैंक यू नोट में हम बात करते हैं। तो ये था हमारे पास पहला पैराग्राफ। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कंप्लीट दिस टॉपिक विद इन 1 hour and almost 5 minutes. So thank you for watching this and I know that this is a very lengthy topic but you have to cover in a one shot. तो अब मैं इसको 3 शॉर्ट्स में कंपाइल कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर नंबर 1।